Now, recirculating water system. Next part, recirculating water system. ये जो है अभी तक हमने जो देखे सिस्टम्स, जैसे कि ट्रक कल्चर हुआ, केज कल्चर हुआ, then we also studied raceways. In raceway, in cage culture, too much water is required, and wherever there is a problem of water, these two systems cannot be operated. In that case, a more especially in those areas wherever there is a shortage of water, the more sophisticated approach to the problem of water circulation in car culture, it involves the construction of closed and semi-closed recirculating system. इसमें क्या करते कि same water is used again and again. Therefore, there will be the economy of volume of water. दूसरी बात, यहाँ पर स्पेस भी कम लगेगी. इन वेरी शॉर्ट स्पेस एंड इन लिमिटेड वाटर वॉल्यूम दिस सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड एंड देयर विल बी कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फिश एनवायरनमेंट. लेकिन दूसरे साइड में इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है. इट रिक्वायर्ड इलाबोरेट फिल्ट्रेशन एंड एरेशन सिस्टम. यही वाटर बार बार यूज हो रहा है, सेम वाटर इज यूज अगेन एंड अगेन. देयरफॉर इसके लिए फिल्ट्रेशन और ऑक्सीजनेशन की, एरेशन की इलाबोरेट सिस्टम, वेल डेवलप्ड सिस्टम इज द मस्ट in order to fulfill the increasing oxygen demand by the fishes at large amount. Because why? Because there will be accumulation of this product in the pond. Especially metabolic waste का यहाँ पे accumulation होगा, causing depletion of oxygen. And if there is depletion of oxygen, then there will be more demand for oxygen in each and every pond. And as the size of the pond is small, it decreases the total number of labors required. यहाँ पर pond की जो size है काफी छोटी है, इसलिए यहाँ पे लेबर जो रहेंगे वो काफी कम लगेंगे. ये एक एडवांटेज है. देन ये जो फिश कल्चर है, इन दिस फिश कल्चर टेक्निकल स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एड्स इज आल्सो नेसेसरी. यहाँ पर स्पेशल टेक्निकल एड्स दे आर नेसेसरी, दे आर एसेंशियल. एंड द फर्स्ट recirculating water system, it was put forth by I. Motokawa of Japan in collaboration with Dr. A. Saiki of Fisheries Faculty Tokyo University. पहला रिसर्क्यूलेटिंग वाटर सिस्टम जो ऑपरेट किया गया वो किया गया आई मोटोकावा ने in the year 1951 और ये यूज किया था कॉमन कार्प के रेयरिंग के लिए, रेयरिंग ऑफ कॉमन कार्प. तो सबसे पहले recirculating water system for commercial carp was put into operation in 1951 by I. Motokawa of Japan in 1951 in collaboration with Dr. A. Saiki of Fisheries Faculty of Tokyo University. Now they have converted a concrete fish pond into a 1-ton tank. एक concrete fish pond था, इसको इन्होंने 1-ton tank में convert किया with closed water vascular system, and then it was operated by
ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ये जो चैनल है ये ओपन है, पहले क्लोज पाइप थे, उसके बाद में उन्होंने ओपन चैनल सिस्टम यूज किया, फ्रॉम थ्रू विच द वाटर वाज पम्प फ्रॉम द different ponds in the recirculating water system. Now the water is pumped from the fish tank. ये जो fish tank है, ये fish tank से इलेक्ट्रिक पंप से वाटर पंप किया जाता था, and then it was passed to the settling tank. There are 2 settling tank and 2 filtration units. तो ये settling tank को भेजा जाता था, जहां पर ये वाटर थोड़ी देर के लिए विदाउट डिस्टर्ब, न डिस्टर्ब करते हुए स्टैग्नेंट कंडीशन में इट वाज स्टोर्ड फॉर सम टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, स्पेशली मेटाबॉलिक वेस्ट इन द वाटर। तो यहाँ से फिश पॉइंट से वाटर पंप करके उसे सेटलिंग टैंक में कुछ समय के लिए रखा जाता था अनडिस्टर्ब कंडीशन में, ताकि उसमें जो सेडिमेंट्स होंगे, उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा, दे सेटल टू द बॉटम, वो बॉटम को सेटल हो जाएगी। उसके बाद में देन थ्रू पाइप टू वन ऑफ द पेयर ऑफ द फिल्ट्रेशन टैंक, इसके बाद में यहाँ से वाटर जाता था 2 में से एक फिल्ट्रेशन टैंक को, जो फिल्ट्रेशन टैंक यूज में नहीं था, द फिल्ट्रेशन टैंक which was not in use, that was washed by passing the air current through pressurized pipe. तो 2 फिल्ट्रेशन टैंक थे और दोनों में से एक बार एक ही फिल्ट्रेशन टैंक यूज होता था, दूसरा स्पेयर में रहता था, अनयूज रहता था। जो अनयूज रहता था उसमें पाइप से प्रेशराइज एयर पास करके उस फिल्ट्रेशन टैंक को क्लीन किया जाता था। इस तरह से द फिल्टरिंग टैंक्स दे वर यूज अल्टरनेटली, उसके बाद में फिर ये ओवरहेड टैंक पर जाता था, जहां इसका इलाबोरेट एरेशन होता था, एंड सेम वाटर वाज ट्रांसफर्ड टू द फिश पॉन्ड्स। दैट वाज द रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। उसके बाद में क्या हुआ कि लेटर ऑन मोटोकोआ हैज बिल्ट ए 5 टन टैंक ऑन द सेम लाइन। पहले उसने 1 टन टैंक बनाया था, 1 टन कैपेसिटी का टैंक बनाया था मोटोकोआ ने। Then he constructed a 5 ton tank on the same line, and when he stopped the fingerling of 30% to 70%, he stopped the fishing at the rate of 30 to 70% of the total fish holding capacity. ये टैंक की जो फिश होल्डिंग कैपेसिटी है तो 100% उसने यूटिलाइज नहीं किया। टोटल कैपेसिटी के 30 to 70% fingerlings were stopped here, and the production of per car, इसमें कार का जो प्रोडक्शन था वो पर मीटर ऑफ वाटर it reached up to 400 kg per meter square। जब उसने एक टैंक की जो टोटल कैपेसिटी थी उसके कंपैरिजन में he has stored 30 to 70% of the fingerlings in the pond. Then he has found that the production of carp per meter was 400 kilograms per meter square, and this production was the highest production. ये जो प्रोडक्शन था ये बहुत ज़्यादा था, हाईएस्ट था। That is regarding the description of recirculating water system. Then merits and demerits of merits, advantages and disadvantages of recirculating water system. Last part. तो इसमें in the recirculating and filtering points, about 1/6 to 1/10 of the area is occupied by filtering unit. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका कि इसमें जो फिश पॉन्ड है रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है, ये वाटर सिस्टम में 1/6 to
1/10 of area was occupied only for filtering tank. म्हणजेच it was used for non productive purpose. अगर ये पूरा के पूरा अगर यूटिलाइज होता था तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ फिशेस विल ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. वाई? बिकॉज सेम वाटर हैज टू यूज अगेन एंड अगेन. इसलिए इलाबोरेट ऑक्सीजनेशन एंड सेटलिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड. ओके. देन सेकंड, एज द प्रोसेस रिक्वायर्ड कॉस्टली इक्विपमेंट, इट हैज नॉट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज. इसमें काफी ज्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, and as the costly equipments are required in this system, it was not spread to other countries, though it is advantageous, लेकिन ये बाकी कंट्रीज में एडअप नहीं हो सकता. देन ये जो सिस्टम है, दिस इज कंपेरेबल टू द रनिंग वाटर सिस्टम. बट रनिंग वाटर सिस्टम के साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट इन रनिंग वाटर सिस्टम मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर गोज वेस्ट. काफी ज्यादा वाटर उसमें वेस्ट होता है. वेयर एज इन दिस सिस्टम, इन द रिसर्कुलर वाटर सिस्टम, सेम वाटर इज यूज्ड अगेन एंड अगेन. दैट इज देयर इज द इकोनॉमी ऑफ वाटर इन recirculating water system. Now the water is filtered continuously. यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, वाटर को कंटिन्यूअसली फिल्टर करना पड़ता टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर एक्यूमुलेटेड इन द फिश पॉन्ड्स और फिश टैंक्स. देन इसमें कंटिन्यूअस सर्किट होना. उसके बाद में ड्यूरिंग सर्क्यूलेशन the water is aerated to increase the dissolved oxygen content. बार बार अगर वही वाटर यूज हो रहा है तो नेचुरली द dissolved oxygen present in the water is utilized by the fishes. फिश से यूटिलाइज करेंगे और फिश यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी ऑक्सीजन डिप्लीशन. तो टू कॉम्पेंसेट द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन, दिस वाटर हैज टू बी oxygenated, well aerated repeatedly. Then water is pumped from fish tank to filtering unit, from where it goes through aeration pump and finally return again to filtering tank. हमने देखा filtering tank से filtration tank, फिर filtration tank से aeration, overhead tank से फिर से fish pond. In this way same water is circulated again and again. लेकिन this system did not get much popularity. Why? Because it is costly affair. इसमें costly affair से टेक्निकल पर्सन लगते हैं प्रीवियसली, और शुरू में एकदम बिगिनिंग में इन द स्टार्टिंग द ponds they were used for keeping the marketable fishes, but nowadays they are used for rearing of fingerlings also. शुरू में इनको ये जो रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है इसमें मार्केटेबल फिशेस रखे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें फिंगरलिंग भी स्टॉप करके रखे जाने लगे. दैट इज रिगार्डिंग द रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज ट्रफ कल्चर. ट्रफ कल्चर. ये जो ट्रफ कल्चर है, दिस ट्रफ कल्चर it is used for rearing of eggs of salmon and trout. Salmon and trout, इनके जो एग्स है, ये एग्स को कल्चर करने के लिए, रेयर करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है. इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल दे आर स्ट्रीट टुगेदर. ये देखो ये फिश है, ये एनल ओपन, यहां से इसको प्रेस करते हुए लाने का. यहां से, अब ये फिश है, ये माउथ है, माउथ से नीचे से पेट के हिस्से से इसको प्रेस करते हुए लाने का, लाइक दिस, ऊपर से ऐसा प्रेस करते हुए लाने का.
ऐसे अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एग्स होंगे ओवरी में, दे विल बी रिलीज। व्हाइटिश कलर का सॉल्यूशन फीमेल के एनल ओपनिंग से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क। इफ इट इज ए ब्रूड फीमेल, ब्रूड फीमेल से पेट को ऐसा दबाते हुए, प्रेस करते हुए उसके पेट में जो ओवा है वो बाहर निकाले जाएंगे। द मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग मेथड। और व्हाइटिश कलर का एग्स निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क। उसी प्रकार मेल का भी स्ट्रिपिंग किया जाएगा, और मेल का स्ट्रिपिंग करने के बाद में ब्लैक कलर का इसमें से ये निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क, सॉरी मिल्क, MILT। फीमेल में मिल्क, मेल में मिल्क। मिल्क इट इज ब्लैकिश इन कलर एंड इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म। नाउ यहाँ पर मेल से निकले हुए मिल्क यानी स्पर्म, और यहाँ फीमेल से निकले हुए एग, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एखादे डिश में या एखादे सुटेबल कंटेनर में किया जाएगा। कंटेनर में करने के बाद में फर्टिलाइज ओवा जो होंगे, दिस फर्टिलाइज ओवा दे आर केप्ट ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर ये जो ट्रफ कल्चर है, यहाँ पर मूवेबल स्क्रीन है, यह है इनलेट, दिस इज द आउटलेट, और ये फिल्टर चेम्बर जहाँ पे टेबल स्टोन सैंड वगैरह रखी है। यहाँ से वाटर आएगा, फिल्टर होके जाएगा, यानी इसमें कोई प्रीडेटर भी नहीं आएगा या कोई ऐसा जीव नहीं आएगा, ऐसा एनिमल नहीं आ सकेगा, स्नेक वगैरह, कि जो फिश को या एग्स को क्षति पहुंचा सके। और एग जहाँ पर रखी जाएगी, पानी इधर से आके इधर जाएगा, रनिंग वाटर। एग्स का हैचिंग होगा, हैचिंग के बाद में जो स्पॉन्स है, हैचलिंग, दे माइग्रेट टू द लोअर चेम्बर, ये नीचे का चेम्बर, ये ऊपर का चेम्बर, लोअर चेम्बर में जाएगा, और उसके बाद में ये स्क्रीन हटा दी जाएगी along with the egg shell after hatching, because this egg shell में pollute the water। ये egg shell हटा दिया जाएगा, ये स्क्रीन हटा दिया जाएगा along with the egg shell, और यहाँ पर hatchling को रखा जाएगा until the embryo sac is completely absorbed। They will not take the outer food, and then afterward they are provided with fine particles of artificial food, that is ट्रफ कल्चर शॉर्ट में अगर बोला तो देखिए साल्मन एंड ट्राउट्स, ये दोनों के लिए ये यूज होता है। इट इज यूज फॉर साल्मन एंड ट्राउट कल्चर। इन दिस मेथड मेल्स एंड फीमेल्स दे आर स्ट्रिप्ड बाय हैंड, मेल और फीमेल दे आर स्ट्रिप्ड बाय हैंड, so that the eggs and sperm come out and they are allowed for artificial fertilization। मैंने अभी कहा आपसे, उनका artificial fertilization किया जाएगा। These fertilized eggs they are then kept in the trough culture। ये जो fertilized eggs है, they are kept in trough culture। Previously शुरू में एकदम starting में, beginning में, previously the troughs were made up of wooden material, but nowadays they are made with aluminium or glass material। ग्लास का भी बनता है और एल्यूमिनियम के फ्रेम से भी ये बनता है, शुरू में वुडन का था। नाउ द ट्रफ कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन, अभी बताया मैंने आपको, ये स्क्रीन ऊपर की, द ट्रफ इट हैज ए मूवेबल स्क्रीन, इट कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल स्क्रीन विच डिवाइड द ट्रफ इनटू टू पार्ट्स। ऊपर का ये स्क्रीन के ऊपर का और स्क्रीन के नीचे का, स्क्रीन के ऊपर एग्स रखे जाएंगे। द स्क्रीन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट होल्स। इसमें देखो मैंने बारीक बारीक होल बताए हैं, दे आर कॉल्ड एज मेशेस, दे आर कॉल्ड एज मेशेस। ओके, लेकिन ये जो मेशेस है, द साइज ऑफ दिस मेशेस इज क्वाइट स्मॉलर देन द एग्स। एग्स से ये छोटे छोटे रहेंगे एक की तुलना में, नहीं तो एग्स ही अंदर चले जाएंगे ना। तो mesh size of the screen is smaller than eggs। Now the fertilized eggs they are kept in single layer over the screen। ये screen के ऊपर fertilized eggs they are kept in single layer। The trough contains inlet and outlet so as to maintain the clean and well aerated water। This is inlet and this is outlet।
तो इनलेट को फिल्टर चेम्बर है और फिल्टर चेम्बर में से वाटर फिल्टर होके अंदर जाएगा, जो कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स। और करीब करीब 8 से 10 घंटे के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एट 50 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 से 10 घंटे में हैचिंग होगा। और जैसे हैचिंग होगा, हैचलिंग कम आउट ऑफ द एग्स एंड दे माइग्रेट्स टू द लोअर चेम्बर ऑफ ट्रक थ्रू द फाइन होल्स प्रेजेंट इन द स्क्रीन। स्क्रीन में जो फाइन होल्स है उसमें से होते हुए वो नीचे के चेम्बर में जाएंगे और बाद में द स्क्रीन इज रिमूव along with egg shells, along with egg shell, egg shell को समेत ये स्क्रीन को हटा दिया जाएगा टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ वाटर। नाउ बताया, मैंने पहले ही बताया कि जब योक सैक का एब्सॉर्प्शन हो जाएगा फर्स्ट 3 डेज, हैचलिंग में माउथ डेवलप नहीं होता, therefore they are unable to take the artificial और एक्सटर्नल फूड। जैसे 3 दिन के बाद में उनमें माउथ डेवलप होगा, बाय दैट टाइम एम्ब्रियो सैक इज कंप्लीटली वैनिश, उसमें का सॉरी योक सैक, एम्ब्रियो सैक नहीं, योक सैक जो है कंप्लीटली वैनिश होगा, क्योंकि उसमें का योक इट इज यूज एज ए फूड मटेरियल बाय डेवलपिंग हैचलिंग। जैसे माउथ डेवलप होगा, देन दे आर एबल टू टेक द आर्टिफिशियल फूड, तो दे आर प्रोवाइडेड विद फिश मील। नाउ द फूड जो है यहाँ पर इनको लिमिटेड स्पेस है, therefore food is provided to these fishes for number of times in a day depending upon the temperature and size or weight of the fish। temperature और size of the fish पर, weight of the fish पर आधारित इनको दिन में काफ़ी बार फूड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन याद रहे they should not be overfed, ओवरफीड किए तो भी मर जाएंगे, दे शुड नॉट बी अंडरफीड, अंडरफीड किए तो भी मर जाएंगे। तो इन बोथ द कंडीशन दे दैट देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी सप्लाइड दैट शुड बी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड वेट एंड साइज ऑफ द फिश। और जैसी ये यंग वंस दे रीचेस टू द स्टेज ऑफ फ्राई, फ्राई तक उनको रखा जाएगा, यानी करीब करीब 15 दिन तक इसमें रखा जाएगा, एंड देन दिस फ्राई दे आर ट्रांसफर टू रेयरिंग पॉइंट, उनको बाद में रेयरिंग पॉइंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दैट इज रिगार्डिंग ट्रफ कल्चर। थैंक यू। देन नेक्स्ट इज जार कल्चर, अनदर मेथड। जार कल्चर में भी फर्टिलाइज एग्स दे आर केप्ट इन द जार, रिमेंबर, और ये सबसे पहले यूज किए गए along the shore of Lake Zhouk in Switzerland। स्विट्जरलैंड में झॉक लेक जो है उसके किनारे पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे झॉक जार कहा जाता है। जैसे सीरीज में रहेगी, ये वाटरिंग पाइप है, दिस इज द वाटरिंग पाइप, एक लाइन से सब पूरा रहेगा और इसके ऊपर एक लाइन से ऐसे जार सीरियली दे विल बी फिटेड इन इन्वर्टेड पोजीशन, यानी उल्टा जार है। देखो इसकी जो नेक है वो नीचे की तरफ है, इट इज अटैच टू वाटरिंग पाइप, और बॉटम जो है वो फेसिंग अपवर्ड। और दूसरी ये जो बॉटम है, ये बॉटम इसका खुला है, इट इज नॉट पैक, बॉटम पैक नहीं है, इसमें एग्स रखे जाएंगे, फर्टिलाइज एग्स। यहाँ स्क्रीन है, कॉलर होल्ड द जार इन प्रॉपर पोजीशन, और ये जो टैप नोजल है इट विल मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द जार। 1 से 1.5 लीटर तक एग्स फर्टिलाइज इसमें रखे जाएंगे, वाटर नीचे से ऊपर आएगा और फिर ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा। जब ओवरफ्लो होता है वाटर, उस समय एट दैट टाइम उसमें जो अनफर्टिलाइज एग्स है, unfertilized eggs they are removed because their specific gravity is less than water, so they floats on the water surface. When water moves out of the jar, then this unfertilized egg they will also moves out, and thus the fungal infection to the fertilized eggs will be prevented. Then a fertilized egg जो है ये ऐसे ऊपर आएंगे सेंटर से, ऐसे ऊपर आने के बाद में ऐसे स्प्रेड हो गए और फिर नीचे जाएंगे, इस तरह से इनका रोटेशन चालू रहेगा। और व्हेन दे मूव दे रोटेट अलोंग देयर ओन एक्सिस, जैसे ऊपर आ रहे स्प्रेड हो रहे फिर
नीचे जा रहे along with rotation of their own axis, और this is called as boiling of eggs. इन्हें कहते हैं बॉइलिंग ऑफ एग. बॉइलिंग यानी उबालते नहीं चाय के जैसा, लेकिन जैसी चाय की पत्ती जब चाय उबलने लगती, चाय की पत्ती ऐसी ऊपर आती, रोटेट होते हुए ओन एक्सिस से वो पार्टिकल देन स्प्रेड होते और फिर नीचे जाते. ठीक है, दैट इज बॉइलिंग ऑफ एग्स. तो यहाँ पर जार कल्चर जो है इसमें एडिजिव एग जो है, एडिजिव एग जो चिपकते, दैट इज एडिजिव एग्स. एडिजिव एग ऑफ द फिशेज like white fish and Walago attu. White fish and Walago attu. That is Lacterium. Lacterium lacterus. White fish Lacterium lacterus. और Walago attu के जो एडिजिव एग्स है, दे आर केप्ट इन द जार फॉर हैचिंग पर्पस. हैचिंग के लिए इसमें रखा जाता है, और इसलिए दिस टाइप ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एज जार कल्चर. इसे जार कल्चर ऐसा भी कहा जाता है. इन दिस जार कल्चर द एग्स आर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर. कंटिन्यूअस वाटर करंट चालू रहेगा और वेल एरेटेड वाटर रहेगा. याद रहे, कंटिन्यूअस strong water current is passed through this, and the incubation period of these eggs in the jar varies depending upon the temperature. तो टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा, टेम्परेचर कम रहा तो इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा रहेगा. Thus it depends upon the temperature. The eggs are slowly move up and down. मैंने अभी कहा ऊपर जाएंगे, स्प्रेड हो गया और फिर नीचे आएगी. दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर विथ रोटेशन along the central axis. Most often jar are used for this purpose. This was for the first time used along the lake, along the shores of the lake Zhouk in Switzerland. Hence they are called as Zhouk jar. Now these are open at the top. मैंने अभी कहा से they are open at the top. These jars, they are not closed, they are open at the top and terminated into narrow neck. They are set vertically. उल्टा इनको फिट किया जाएगा और neck is attached to the watering pipe. And it is also separated from this watering pipe by tap nozzle to maintain the flow of water as well as speed of water. In addition to this, the collar is also present for holding the jar in position. और ये कॉलर के ऊपर फाइन मेश स्क्रीन रहेगी. It is present just above the collar. Fine mesh screen is present. बारीक छेद रहेंगे इसमें. And this mesh, it will prevent the escaping of eggs as well as hatchling after hatching of the eggs through the water. अंदर से इनलेट वाटर या वाटरिंग पाइप में ये जा सकते हैं जार में से, तो वो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर फाइन मेश स्क्रीन लगी रहेगी which prevent the escaping of eggs as well as the hatchling from the jar. Now ये जो jar है, the normal height of jar is near about 60 to 70 centimeter. 60 से 70 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट रहेगी. एंड द डायमीटर ऑफ द जार रेंजेस फ्रॉम 15 to 20 सेंटीमीटर. 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर रहेगी. एंड द टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल रेंजेस इन बिटवीन 6 to 8 liters and near about 1 to 1.5 lakhs of eggs can be reared here. तो ये जो जार है, जार की हाइट कितनी है? 60 to 70 सेंटीमीटर. उसके बाद में डायमीटर है 15 से 20 सेंटीमीटर और इसमें वाटर कितना आएगा? 6 to 8 लीटर. और एग्स होल्डिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी? 1 to
1.5 lakhs, or average flow of water in each jar is maintained at the rate of 4 liters per minute. 1 मिनट में 4 लीटर पानी इस जार में से पास होगा. और द वाटर यूज, यहाँ पर जो वाटर यूज होगा, वाटर यूज फॉर इंक्यूबेशन, दैट शुड बी well aerated, that is well oxygenated, clean, means not polluted, and temperature must be adequate during incubation period. Or flow of water should be maintained in such a way that the eggs they are slowly stirred. फटाक से ऊपर गए, फटाक से नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए. They must move to the top slowly along with the rotation along with their own axes. वो जरूरी है. Then they are carried up by flow of water and again move to the lower side of the jar. They carry it up to the water. ऊपर मैंने बताया ना, boiling of water, boiling of egg, वैसा यहाँ पर होगा. Flow of water से ऊपर आएंगे, spread होंगे. Unfertilized की specific gravity is less than water, so they flow out. Fertilized egg की specific gravity is greater than water, so they again move and again come to the bottom. And this movement of the eggs is called as boiling of eggs. ठीक है. और ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होगी. एंड दैट इज रिगार्डिंग द जार कल्चर. यहाँ जार कल्चर समाप्त होता है. Then after jar culture we shall see paddy cum fish culture. Paddy cum fish culture. Paddy means चावल. चावल के जो खेत है उसमें पानी रहता है. उस चावल के साथ साथ में यहाँ पर प्रॉन्स, प्रॉन म्हणजे झिंगे, स्पेशली मैक्रोब्राचियम रोजेनबर्गी, then Macrobrachium malcolmsoni. These two types of prawns they are rare here. और इसके पहले कि हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी क्रॉप इज टेकन, उसके पहले ही दिस फिशेस दे आर, दिस प्रॉन्स दे आर हार्वेस्टेड. पैडी को निकालने से पहले ही इनको हार्वेस्ट किया जाएगा. तो ये जो है इट इज द सीजनल यूटिलाइजेशन ऑफ पैडी फॉर कल्चर ऑफ ब्रैकिश वाटर फिशेस, ब्रैकिश वाटर प्रॉन्स and fishes which is quite common in West Bengal and Kerala. ये मेथड जो है ये वेस्ट बंगाल और केरला में यूज होती है. ब्रैकिश वाटर यानी क्या? ब्रैकिश वाटर दैट इज एस्टुराइन वाटर. इट इज द मिक्सचर ऑफ सी वाटर, दैट इज मराइन वाटर, सलाइन वाटर ऑफ सी एंड फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, whose salinity is less than sea water but more than fresh water of the river. तो नदी का फ्रेश वाटर मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी, ये जो मिक्सचर होता है एट द माउथ ऑफ द रिवर, माउथ से 3 किलोमीटर के बैक एरिया में रिवर में ब्रैकिश या एस्टुराइन वाटर होता है. और ये मिक्सचर है, इसकी सलाइनिटी सी वाटर से कम होगी और फ्रेश वाटर ऑफ रिवर से ज़्यादा होगी. वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं? इन वेस्ट बंगाल इरिगेशन कैनाल्स आर यूज फॉर पैडी फील्ड. पैडी फील्ड को वाटरिंग करने के लिए कैनाल्स आर यूज. और द वाटर लेवल इन द कैनाल इज मेंटेन at near about 30 centimeters below the level of paddy field.
कैनाल के अंदर की जो वाटर लेवल है विच आर यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, तो कैनाल में की वाटर लेवल करीब करीब 1 फीट कम पैडी फील्ड के वाटर लेवल से मेंटेन करती है अंटिल द आउटब्रेक ऑफ मानसून। मानसून आने से पहले ही कैनाल में जो वाटर लेवल रहेगी वो 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट पैडी फील्ड के वाटर लेवल से कम रहेगी आउटब्रेक ऑफ मानसून के समय। नाउ इन जून जुलाई द फील्ड्स आर मैन्यूअर्ड। जून जुलाई में फील्ड्स आर मैन्यूअर्ड। मैन्यूअर्ड मीन्स दे आर fertilized. Manure means fertilizer. That is different types of fertilizer which are useful to increase the production of paddy field. They are used here in the month of June and July. और अगस्त में paddy seedling are planted in August. अगस्त में पैडी की जो छोटे छोटे प्लांट्स होते, प्लांटलेट होते, ज्याला आपण रोपं म्हणतो, these paddy plantlets they are planted during August. Or when the level of water in the canal after outbreak of monsoon increases, कैनाल की वाटर लेवल आफ्टर आउटब्रेक ऑफ मानसून इंक्रीज होगी तो नेचुरली उसमें फ्रेश वाटर आ गया। फ्रेश वाटर आ गया तो सलाइनिटी उसकी कम हो जाएगी, इसलिए कैनाल में से द फिशेस एंड प्रॉन दे माइग्रेट टू पैडी फील्ड। रिमेंबर दिस। नाउ व्हेन द वाटर लेवल इन द कैनाल इंक्रीजेस from the accumulation of rain water, at that time the salinity of the water in the canal becomes reduced, it gets lower down. At that time the burns, ये हाँ पैडी फील्ड है, दिस इज द पैडी फील्ड, इसके ऊपर ऐसा बांध रहता है एम्बैंकमेंट, इसको फोड़ दिया जाएगा कुछ कुछ जगह पर ताकि इसमें से फिशेस पैडी फील्ड में आ सके। बर्न्स सराउंडिंग द पैडी फील्ड दे आर कट एट सिलेक्टेड प्लेसेस and then the fry are allowed to enter into the paddy field. यहाँ से कैनाल में से जो फ्राई है वो पैडी फील्ड के अंदर एंट्री लेगी। When they grow during paddy cultivation period, now वो पैडी एक साथ में पैडी बढ़ेगी, दूसरी तरफ में जो फ्राई है वो भी बढ़ना शुरू होगी। They attain the size of fingering even up to adult stage. और the fishes are cropped just before, मैं अभी आपसे कहा था, just before the harvesting of paddy. पैडी यानी चावल को हार्वेस्ट करने के पहले, निकालने के पहले ही ये फिशेस को, चाहे वो फिश हो चाहे प्रॉन्स हो, उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में फिर पैडी निकाली जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप पैडी को पहले निकालने की कोशिश करते हो तो दिस फिंगर लेग दे एस्केप फ्रॉम दिस बर्न इनटू द सराउंडिंग कैनाल्स, ये कैनाल में वापस चले जाएंगे। यहाँ पर ईल्ड जो मिलती, ईल्ड मीन प्रोडक्शन ऑफ फिश पर ईयर, पर एकड़ पर ईयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ईल्ड। यहाँ पर जो ईल्ड है ऑब्टेन्ड दैट टू बी near about ranging from 100 to 300 kg per hectare per year. Per hectare per year कुछ भी न करते हुए 100 से 300 किलो फिशेस यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकते हैं और पैडी जो है, चावल जो है वो फुकट, दैट इज पैडी कम फिश कल्चर। अब केरला में क्या करते हैं, केरला में आफ्टर हार्वेस्टिंग द पैडी क्रॉप, वेस्ट बंगाल में पैडी क्रॉप और ये दोनों साथ में, और केरला में आफ्टर हार्वेस्टिंग द पैडी क्रॉप इन अक्टूबर, नाउ द बर्न आर प्रोवाइडेड विद स्लूइसेस। केरला में क्या करेंगे, केरला में ये हार्वेस्ट हो गया, पैडी इसमें से निकाल लिया, ये बंद है, पूरा बांध है, ये बांध के ऊपर स्लूइस गेट फिक्स किया जाएगा इन दिस वे। जैसे कैनाल में होते हैं ना गेट, ऐसे खचे रहते,
असा चौकोनी खाचा असतो, या खाच्यामध्ये असं गेट फिट होतं आणि वर याला हँडल असतं. असं हँडल वर उचललं की हा गेट ओपन होईल, पाणी आतमध्ये. तो बन्स दे आर प्रोव्हाइडेड विथ स्लुइस गेट इन केरळा. देन द बन्स ड्युरिंग हाय टाईड, आणि जेव्हा केरळामध्ये मग पूर येईल, ड्युरिंग हाय टाईड मिलियन्स ऑफ प्रॉन्स एंड फ्राई एंटर इनटू द फील्ड. ये गेट ओपन कर दिया जाएगा. ओपन करने के बाद में प्रॉन्स और फिशेस के फ्राई मिलियंस में ये खेत में पहुंचेंगे. दे एंटर इनटू द पैडी फील्ड अलोंग विथ इनकमिंग वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी टाइम ड्यूरिंग मानसून. मानसून के दरमियान ये प्रोसीजर बार बार रिपीट की जाएगी. जैसे पानी आएगा गेट खोल दिया जाएगा, पानी निकल गया गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर जो फिश है वो वहीं पर कायम रहेगी. देन इन एडिशन टू दिस, टू प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ प्रॉन फ्रॉम द वाटर इन द फील्ड, इट इज फिल्टर्ड थ्रू ए कोनिकल बैग नेट. इसके अलावा इसमें से जब पानी बाहर निकलेगा और ज़्यादा पानी जमा हो गया ड्यू टू हाई टाइड, तो इसमें से पानी निकलना है. पानी अगर निकलना है तो ये गेट के ऊपर ऐसी बैग नेट दे आर फिक्स, ताकि पानी ये बैग नेट में से होते हुए बाहर निकल जाएगा और फिशेज जो है दे आर इजीली कैप्चर्ड इन द बैग नेट. द प्रॉन्स एंड फिशेज दे आर इजीली कैप्चर्ड इन द बैग नेट और द कोनिकल नेट्स. दे आर बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम्स. रेक्टेंगुलर फ्रेम के माध्यम से ये स्लुइस गेट पर ये कोनिकल बैग नेट फिक्स की जाएगी. द स्टॉक प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो अनडिस्टर्ब्ड इन पैडी फील्ड अप टू द एंड ऑफ दिसंबर. और अब यहाँ पर जो जमा हो गए, इसमें अगर आ गए तो कलेक्ट करके फिर इसमें वापस छोड़ देंगे. ठीक है, तो इनको दिसंबर तक इनकी ग्रोथ की जाएगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. इनको डिस्टर्ब किए बिना दिसंबर तक इनकी ग्रोथ की जाएगी. आफ्टर विच हार्वेस्टिंग इज डन. फिर दिसंबर के बाद में इसको निकाला जाएगा और ये दिसंबर से लेके तो अप्रैल तक कंटिन्यू होगा. 4 महीने तक इसमें से जैसे जैसे होना वैसे वैसे फिशेस वगैरह वगैरह निकाले जाएंगे. नियर अबाउट 4,400 हेक्टर्स ऑफ पैडी फील्ड इन केरला. 4,400 हेक्टर पैडी फील्ड इन केरला. दे आर यूज इन ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग. 4,400 हेक्टर पैडी फील्ड केरला के दे आर यूज फॉर फिश कल्चर, स्पेशली ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग. और इनका जो यील्ड है इट रेंजेस फ्रॉम 800 to 2,000 पर हेक्टर पर ईयर. तो इसका प्रोडक्शन कितना है, यील्ड कितना है? इट रेंजेस फ्रॉम 800 to 2,000 पर हेक्टर पर ईयर. एंड दैट्स द एंड ऑफ पैडी कम फिश कल्चर. यहाँ पैडी कम फिश कल्चर समाप्त होता है. अगला जो पार्ट है वो है कल्चर इन सीवेज टैंक, and that we shall see on tomorrow, and I will try to complete the chapter on tomorrow. Thank you very much.